हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कलीम अंसारी। सिद्रा जीएस क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सब्सिस्टेंस क्राइसिस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो में करेंगे एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड टू एंड प्रिविलेजेस। तो आइए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग। इस हेडिंग में है a growing middle class envisages on end to privileges। मतलब यहाँ पे जो है सोसाइटी वो प्रिविलेजेस को एंड करने की बात कर रही है कि ये जो प्रिविलेज बाय बर्थ है मोनार्क को जो दी हुई है, जो हमारी ऊपर की दो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी और सेकंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी है, उसको जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस है उसको समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, एंड किया जाए। तो इसलिए वो इसकी मांग उठाते हैं। तो इसमें मांग उठाने के लिए अब देखिए, किसी भी जब कभी भी ऐसा रिवॉल्ट होता है या कभी भी कोई रेवोल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि इतने दबाए जाते हैं कि उनको मजबूरन कुछ लोगों का एक ग्रुप टाइप बना करके और एक रिवॉल्ट टाइप करना पड़ता है, जिससे उनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ठीक हो सके। तो इसमें इसकी शुरुआत किसने की, आओ देखते हैं। सबसे पहले पीजन्स एंड वर्कर्स, जो गरीब किसान थे और जो वर्कर थे, उन्होंने इस चीज़ की स्टार्ट करी और उन्होंने कहीं ना कहीं इस क्रांति को आगे बढ़ाने की, इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसमें क्या था, पीजन्स का रोल क्या था। द पीजन पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। मतलब जो राजा ने बिना किसी बता के, मतलब राजा ने ना किसी से बताया, ना कि कुछ एडवांस सूचना, ना पहले बताया ना बाद में बताया, ना कोई कारण, इस वजह से जो उन्होंने राजा ने जो टैक्स बढ़ाए थे और टैक्स बढ़ाने का जो प्रोविजन रखा था जनता के सामने, वो जो लोग हैं राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और किसी भी तरह से हम अपना जो ये फूड की जो प्रॉब्लम चली है इसको सॉल्व करेंगे, इन टैक्सेस के खिलाफ हम खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे। इस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। उसके बाद में क्या हुआ, बट ओनली ए सेक्शन विद इन दी थर्ड स्टेट बिकम प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड। अब देखो, उठाने की कोशिश तो लोगों ने कई बार की है, किसानों ने और गरीब वर्करों ने कई बार कोशिश की है कि किसी तरह अपनी जो सिचुएशन को, उसे जो बेहाल थी उसको किसी तरह से ठीक किया जाए, सही किया जाए। उन्होंने बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ, बोलते हैं ना, जतन करके देख लिए कि इसको किसी भी तरह से सही किया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। तो फिर क्या होता है, एक मिडिल क्लास होती है। मिडिल क्लास में कुछ प्रोस्पेरस और एजुकेटेड लोग होते हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम थोड़े से प्रोस्पेरस है, हमें पता है, नए नए विचारों से इनलाइटमेंट हुआ है हमारा, हम समझ पाते हैं सही क्या है गलत क्या है। तो उस चीज़ में जब एक मिडिल क्लास के अंदर से कुछ प्रोस्पेरस और एजुकेटेड लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, इस जो रिवॉल्ट में थोड़ी सी अपनी जो एक तरह से भागीदारी, अपनी जो पार्टिसिपेशन दिया, उस वजह से इस रिवॉल्ट को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो देखते हैं उनका क्या था। तो दोबारा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। बट ओनली ए सेक्शन विद इन द थर्ड स्टेट बिकम प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड। तो ये जो थर्ड स्टेट में प्रोस्पेरस थे, ये कौन लोग थे और प्रोस्पेरस होते कौन है। सबसे पहले तो बच्चों का यही सवाल हो रहा होगा, सर पहले तो ये बताइए कि प्रोस्पेरस क्या है। एजुकेटेड तो सबको पता है, मतलब पढ़ लिख लिए, जानते हैं कि सर ये अच्छा ये है, बुरा ये है, नए नए विचार जो है, नए नए थॉट के साथ में हमारा मैच हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ। उस कोऑर्डिनेशन के बेस पे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बंदा एजुकेटेड है। लेकिन प्रोस्पेरस किसे कहेंगे, प्रोस्पेरस के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। इसमें क्या हुआ, प्रोस्पेरस सबसे पहले देखेंगे कौन होता है और वो प्रोस्पेरस आखिर बने कैसे। जब ये प्रोस्पेरस बने तो बाकी का जो थर्ड स्टेट के अंदर लोग हैं वो क्यों नहीं बन सके। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोस्पेरस हु एंड हाउ। थर्ड स्टेट मिडिल क्लास, तो उसमें क्या हुआ, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोस्पेरस बना हुआ। तो दोस्तों, ये जो थर्ड स्टेट है इसमें कुछ थोड़े से इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग जो है, जिनकी इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत अच्छी है, ये इतनी अच्छी कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का असर उन पे नहीं है, उन सब के बाद में वो थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें कौन लोग हैं, जैसे कि मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो उसमें क्या थे, मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स। अब देखो दोस्तों, जब कुछ लोग, हम वर्ल्ड वाइड ट्रेड करेंगे, मान लीजिए अभी हमारे इंडिया की हालत थोड़ी खराब है, बेकार है, मान लीजिए हम थोड़े पुराने दौर में हैं, ऐसा ना करें, हम बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, अपना भारत बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा मानिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के चलते हमारे कुछ जो थोड़े प्रोस्पेरस लोग हैं वो दूसरे वर्ल्ड के साथ में, मतलब
ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे जो विचारधाराएं हैं, जो वहाँ की थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं वो वहां से पैसे तो कमा के लेकर आएंगे, लेकिन वो वहां से थिंकिंग भी लेकर आएंगे कि वहाँ जो है यूरोप में लोगों के लाइफस्टाइल कैसा है, लोगों की फ्रीडम कैसी है, लोग किन चीजों के लिए फ्रीडम मांगते हैं, किन चीजों के लिए वो आवाज उठाते हैं। तो उन सब थॉट का एक तरह से इन ट्रेडरों के साथ में कोऑर्डिनेशन हुआ, मिक्सअप हुआ, तो उन्होंने यहाँ आके फ्रांस पे उन्होंने एक तरह से उसको इम्पोज किया, उन्होंने किसी तरह से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। तो कुछ लोग थे जो ट्रेडर्स थे, लॉयर थे, ये सब प्रॉस्पेरस थे, और बनने का कारण था उनका वर्ल्ड वाइड ट्रेड और लोगों से कनेक्शन। इसी तरीके से एजुकेटेड, जब लोग प्रॉस्पेरस हो गए, और जब प्रॉस्पेरस कोई भी होगा, अच्छा आप एक बात बताइए, जब हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे और हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होगा, तो एक मिडिल क्लास यही करती है, अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद वो उनकी जो बोलते हैं फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे जो उनकी जो क्राइटेरिया होता है जिसे वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जब अपनी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, खाना, रहना और पहनना, जब ये पूरी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ और अपने एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। इसी तरह से जब ये इतने प्रोस्पेरस थे, तो ये अपनी इन सब चीज़ों से मतलब निपटने के बाद भी, और उसके बाद जो पैसा बचता है उन्होंने एजुकेशन पे खर्च करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ, जो कुछ एजुकेटेड लोग थे इस थर्ड स्टेट के अंदर, उनकी कुछ थॉट आए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया they believe that no group in society should be privileged by birth। मतलब जो ये जो मोनार्क है, जो राजा है, और जो ये फर्स्ट स्टेज के जो ये हैं क्लर्जी हैं, और सेकंड स्टेज के जो नोबिलिटी हैं, ये कोई ऊपर से पैदा हुए हैं। दो पैर इनके पास है, दो पैर हमारे पास है, दो हाथ इनके पास है, दो ही हाथ हमारे पास, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ये वैसे ही है जैसे कि थर्ड स्टेट है। तो फिर इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, इनको ऐसा क्यों, क्यों इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, और क्यों हमें दबाया जाता है, हमें कुचला जाता है, हम इनसे इंफीरियर कैसे हैं और ये हमसे सुपीरियर कैसे हैं, इनका ये सवाल था। इनका मानना था कि किसी को भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। आया है दुनिया में, वो एक इंसान है, और वो इंसान है, और वो अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करता है तो वो उसकी मेरिट का बेस बनेगी। ऐसा नहीं कि चलो बाय बर्थ वो किसी फला जाति में या फला क्लास में पैदा हो गया तो उसे बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने प्रिविलेजेस को एकदम बाइकआउट किया और हटाने की मांग की कि ये खत्म होना चाहिए। उसके बाद में पर्सन the person's social position must be डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो उनकी मेरिट के आधार पे, उनकी मेरिट के बेस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दूसरी स्टेट में पैदा हो गए तो बस उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट हो जाए। इसी के साथ साथ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड इक्वल लॉ एंड ऑल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो सोसाइटी ने क्या मांग की कि सबको फ्रीडम होना चाहिए, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, रूल और लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो, फर्स्ट स्टेज का हो, सेकंड का हो या फिर थर्ड का हो। जो रूल राजा के लिए है वही रूल जनता के लिए है, जो रूल फर्स्ट स्टेट के लिए, सेकंड स्टेट के लिए, वही थर्ड स्टेट के लिए। मतलब किसी भी तरह का बोलते हैं ना कि अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो सबके लिए। अब देखो हमारा इंडिया कितना अच्छा है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की जो समक्ष वो सारे बराबरी हैं, और कानून की समान सहायता या कानून का संरक्षण सभी को प्राप्त है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो इस तरीके से ये मांग करने लगे इन सब चीजों की। और दोस्तों ये जो थर्ड स्टेट थी, ये इन्होंने इतने अच्छे अच्छे थॉट लेकर आए कि फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, इन सब के पीछे ये एकदम दबा कुचला हुआ समाज, एकदम जो बहुत टाइम से डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लमों को फेस कर रहा था, इन सब चीजों से परेशान था, इन सब चीजों को देख रहा था, वो अचानक से इतना मतलब बोलते हैं ना एकदम इंटेलिजेंट, ये इतना समझदार, ये इनलाइटमेंट कैसे हो गया कि वो इतने बड़े बड़े विचारों के आधार पर ये कहने लगा कि नहीं ऐसा दो, ये दो, फ्रीडम दो, इक्वालिटी दो, इतना करो उतना करो। कैसे? इसके पीछे एक रीजन था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, वो था इंस्पायर बाय दी फिलोसफर। तो फिलोसफर जो थे नए नए, चाहे वो रूसो हो, जी जैक रूसो सॉरी, या फिर जॉन लॉक हो, या फिर हमारे मॉन्टेस्क्यू हो, इन सब विचारकों का कहीं ना कहीं इस रेवोल्यूशन पे, इस रिवॉल्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो आइए अब देख लेते हैं हम कि इसमें फिलोसफरों का क्या रोल रहा, उनकी क्या भूमिका रही इस पूरे रेवोल्यूशन में। ठीक है, आओ देखते हैं। हेडिंग है हमारी रोल ऑफ फिलोसफर। दोस्तों देखो, पूरे विश्व में जब, पूरे वर्ल्ड में जब प्रबोधन हुआ, मतलब कि इनलाइटमेंट हुआ, जैसे कि जिसे पुनर्जागरण बोलते हैं, रेनेसा के बाद में बहुत सारे चिंतक मतलब उभर के सामने आए। उन चिंतकों ने को नहीं बल्कि यूरोप को बहुत अच्छे अच्छे थॉटों से इंट्रोड्यूस कराया, और उन्होंने बताया कि
लाइफ में फ्रीडम का क्या इम्पोर्टेंस है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल क्या है, और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्या है, इन सब चीज़ों से रूबरू कराए। तो इस तरह से इन जो चिंतक हैं, ये जो विचारक है, जो फिलोसोफर है, थिंकर है, इनका इन लोगों के ऊपर, जो हमारे थर्ड स्टेट के जो लोग थे, इनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा असर पड़ा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ा, जिस वजह से ये जो लोग थे ये एकदम लाइट उठे, इनका एकदम प्रबोधन हो गया, इनलाइटमेंट हो गया। ये तर्क वितर्क करने लगे, राजाओं की नीति पे बोलने लगी कि नहीं, बिना उसके टैक्स नहीं बढ़ा सकते, या इस तरीके से ये अपनी बात रखने लगे। और ये देखते हैं किन किन फिलोसोफरों का रोल रहा और क्या क्या रहा, और उन्होंने क्या क्या थॉट देने की कोशिश की और अपनी बुक से क्या समझाने की कोशिश किया, वो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी जैक रूसो को। बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है, और इनका फिलोसफी में, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा, बहुत बोलते हैं ना, एकदम एकदम गोल्डन, या बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे थॉट को मतलब दिया है, जिस वजह से लोग आज बहुत सारी, तो बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिव प्रिविलेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी बदौलत। तो ये एक स्विस फिलोसोफर थे, स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों एक बात और, कुछ फिलोसोफरों में अभी ये वीडियो देखने के बाद कुछ कमेंट है ये ना आए कि सर ये जो है फलाउस से था, आपने इसको स्विस से लिख रखा है, और ये जो है फ्रांस से था, आपने इसको इंग्लिश से लिख रखा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो इनका जो एक बेस बनाया है वो हमने बनाया है, और हमने ही नहीं, मतलब ज्यादातर जो लोग इनको मानते हैं, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, जो इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके ही बेस पे हमने इसको बताया है कि ये कहाँ का फिलोसोफर है, इनका रोल क्या रहा है। तो इसलिए प्लीज आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये डेथ वहाँ हुई थी तो जन्म वहां पे हुआ था। तो इस पे नहीं बहस करनी है, हमें हमें ध्यान रखना है कि इनका बर्थ प्लेस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ये रूसो, ये स्विस फिलोसोफर थे, ये स्विट्जरलैंड के थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो ये है 1712 से 1778, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी बुक, जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक बुक में इन्होंने अपने कुछ थॉट बताए, जिस थॉट के आधार पर लोगों को रेवोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि नहीं, जो ये राजा के जो, मतलब एक तरह से जो ये इक्वालिटी नहीं है हमारे देश में, और इतनी सारी जो समस्याएं, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट based on social contract between people and their representative, equal voting and democratic government। तो इसमें इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जैसे कोई मोनार्क है, जब मोनार्क होता है या मोनार्क का जन्म होता है, तो वो एक तरह का इंसान ही है, और उसको किसी भी तरीके के प्रिविलेज नहीं होने चाहिए, सबको इक्वल वोट होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक नेशन होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार, और वोटिंग के बेस पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और रिप्रेजेंटेटिव और पीपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो कि वो अपना वोट दे के तुम्हें जिताएंगे, और तुम उनको, उनके मतलब पार्लियामेंट में उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को, उनकी जो भी तरफ से उनके सवाल है उनको उठाओगे, ताकि उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने बात की। इसी तरह हम अब एक थिंकर और है, जिनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक भी एक बहुत ही अच्छे फिलोसफर है, और इन्होंने भी अपना बहुत अच्छा वर्क और थॉट दिया है, जिस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के लोगों को, स्पेशली थर्ड स्टेट को, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जैसे कि इनका जो ये इंग्लिश फिलोसफर है, और इंग्लिश फिलोसफर होने के साथ साथ ये इनका टाइम पीरियड है, जिसमें जो 16 से 32 से लेके 1704 तक होता है। इस बीच में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया, जिस वजह से सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही, चाहे बोल सकते हैं फिलोसफी के फील्ड में, या फिर बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इन्होंने अपनी बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स को दिया, जिसका यूज करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जा सका, और लोग अपने थॉट दे चुके, मतलब दे सके। उनकी एक बुक्स है जिसका उनकी एक बुक है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। में उन्होंने बताया, शॉर्ट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो मोनार्क के जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं होने चाहिए, और मोनार्क की जो बोलते हैं ना कि मोनार्क है तो उनको जो शक्ति है वो ऊपर वाले की, ईश्वर की तरफ से दी हुई शक्तियां होती हैं, और वो उन्हीं के बेस पे, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारा जो मोनार्क है वो एक तरह से गॉड का शेडो है, गॉड का रूप है, और गॉड ने उस पर हमें रूल करने के लिए भेजा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब तक उनके दिमाग का जो है वो एकदम चक्षु एकदम खुल चुके थे, उनका प्रबोधन हो चुका था, इनलाइटमेंट हो चुका था, वो बहुत अच्छे अच्छे थॉट को बोल पा रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये मोनार्क है, जो किंग है, जो राजा है, ये भी एक तरह का इंसान ही है,
और हम ही हैं जिसने इसको एकदम इतना पावरफुल बना रखा है, और इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो पावर है वो रेगुलेट होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे फिलोसफर है हमारे, जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के सेपरेशन के फील्ड में बहुत अच्छा एक अपना प्रिंसिपल दिया है, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में ही बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनका कहना यह था कि जो गवर्नमेंट है उसको एकदम डिवाइड कर देना चाहिए। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रूल बना रहा है वही उसको इम्पोज भी कर रहा है, और जो रूल इम्पोज हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या गलत, किंग ही उनको मतलब देखे कि ये सही है या गलत, मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सबका काम राजा करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह देखा जाए तो ये फ्रेंच के हमारे फिलोसफर थे, और इनका टाइम पीरियड था 1689 से 1755 तक। और इनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इस बीच में इन्होंने बताया कि जो सत्ता है, जो हमारी पावर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके तीन स्तंभ होते हैं, तीन पिलर होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ये तीनों अलग होने चाहिए, और सबके बीच में एक तरह से चेक एंड बैलेंस का रिलेशन होना चाहिए, कि अगर ये गलत करता है तो ये गलत करता है तो इस पे इसकी निगाह हो, और ये गलत करता है तो इस पे इसकी निगाह हो, और इन दोनों पे निगाह जो रखे वो हमारी जुडिशरी। इस तरह से इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का एक तरह से सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया, जिसने बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक किया, बहुत ज्यादा अवेयर किया, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपना योगदान दिया, अपना इम्पोर्टेंस बताया। और इस तरीके से ये जो हमारा फ्रेंच का जो रिवॉल्ट था, रेवोल्यूशन था, ये एक छोटे से ग्रुप से ना होगा, पूरे फ्रांस के लिए, एक तरह से ज़रूरत बन गई, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। तो दोस्तों ये यहाँ तक मैंने थोड़े से फिलोसफरों का थोड़ा इंपॉर्टेंट समझाया है। आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे इवेंट को हम देखते आ रहे हैं, इसको एक बार पूरे इवेंट को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि स्टोरी हमारे माइंड में रहे। जो अब तक हमने बताया, सबसिस्टेंसेस क्राइसिस क्या होता है, अब मिडिल क्लास की ग्रोविंग क्यों हुई, क्या कारण थे, रोल ऑफ फिलोसफर क्या था, इन सब चीज़ों को हमने बता दिया। अब हम इस वाली हेडिंग के आखिरी पड़ाव में हैं। इसको करने के बाद में हम एकदम फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन पॉइंट पा जाएंगे, कि जहाँ पे मैंने वो एकदम फ्लैशबैक में एक स्टोरी बताई थी कि उन्होंने 1789 को मतलब बेस्टाइल के फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहां से स्टार्ट होती है दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, उस पर हम अगली वीडियो में पहुंचने वाले हैं। इससे पहले हम ये थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ दीज आइडियाज, उन आइडियाज का इम्पैक्ट क्या हुआ में हम सबसे पहले देखते हैं। द आइडियाज ऑफ दोज फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली in the saloon, coffee houses, and the public place spread among people through book and newspaper. These were frequently read aloud in group for the benefit of those who could not read and write. तो इन जो ये थॉट थे हमारे, जो जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स थे, इन प्रिंसिपल्स का क्या हुआ, इन फिलोसफरों ने क्या किया, इन्होंने मतलब इन आइडियाज को पब्लिक प्लेस में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। जिससे क्या होता था, जो पढ़े लिखे का एक वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो तो न्यूज़पेपर और बुक्स की वजह से समझ पा रहा था कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है फ्रांस के अंदर, इन सब चीज़ों को समझ पा रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी, एक ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट ऐसे पीपल थे जो बेचारे पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, तो उनको अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाई जाए। अब आपने देखा होगा, एक जब गांधी जी स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं या और बहुत सारे मूवमेंट चलाते हैं, वो इंग्लैंड से पढ़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने वहाँ से वकालत की थी, लॉज की पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी वो आके यहाँ पे इंडिया में जुड़ना चाह रहे थे, और लोगों को ये बता रहे थे कि मैं भी आपके जैसा हूँ। वो अपनी इस बात को किस तरह से कह पाए, कैसे यकीन दिला पाए कि आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, मैं भी उसी प्रॉब्लम का एक, मैं भी आप ही के जैसा एक बंदा हूँ जो इस प्रॉब्लम को सेम तरीके से फेस कर रहा हूँ। लेकिन जन साधारण में इस थॉट को बिल्ड कैसे किया जाए कि हाँ ये जो है हमारे, क्योंकि गांधी जी एक हाई लेवल, एकदम हाई क्वालिटी के एजुकेटेड पर्सन थे, और एकदम सूट बूट वाली, जो अभी हमें गांधी जी की फोटो दिखती है एक्चुअल में वो तो जबकि है जब तक वो अपने मूवमेंट में उतर चुके थे। लेकिन उससे पहले अगर गांधी जी की लग्जरियस लाइफ देखी जाए, वो बहुत ज़्यादा एकदम सुपीरियर थे हर तरह से, इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत अच्छी थी उनकी, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ऐसा जोड़ने की कोशिश कर पाते हैं कि हाँ लोगों के बीच में मेरा विश्वास, मेरा जो एक ट्रस्ट है वो बिल्ड तो हो पाएगी इसी तरह कि मैं भी उन्हें कह सकूं कि मैं चाहे कुछ भी हूँ, किसी भी क्लास से हूँ, किसी भी
कुछ भी मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जैसा हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि आज से मैं एकदम अर्ध वस्त्र पहनने स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं एकदम एकदम जो हमारा लोअर पोर्शन होता है सिर्फ उसको ढकेंगे हम कपड़ों से, बाकी ऊपर हम बिना कपड़ों के रहेंगे, जिससे लोगों को ये रहे कि अगर आप किसी तरह से भुखमरी और परेशानी का और बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हो तो मैं भी सेम उसी प्रॉब्लमों का सामना कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि गांधी जी जैसे दिखाए जाते हैं वैसे ही थे, जैसे हम नोट पे देख पाते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं था। वो बहुत ज्यादा सुपीरियर थे, बट उन्होंने हमारे लिए इस मूवमेंट को किसी तरह अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को इस रूप में, इस ढंग में ढंगने की कोशिश की ताकि लोग अच्छे से समझ सके। इसी तरह इन फिलोसफरों ने क्या किया, इन फिलोसफरों ने अपने आइडियाज को पब्लिक प्लेस में, जैसे चाय की दुकानें होती हैं या फिर सलून होते हैं या फिर कुछ ऐसी पब्लिक प्लेस जैसे रेलवे स्टेशन या फिर और भी, मतलब जो कुछ भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, उनमें बहुत सारी जनसंख्या में ऐसे भी होंगे जो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो वो न्यूज़पेपर की बदौलत समझ पाए, पढ़ पाए, और ये जो एकदम रिवॉल्ट है ये जन जागरण का रिवॉल्ट बन पाया। और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ लिख नहीं सकते थे, वो लोग भी इजीली से जुड़ पाए और इन थॉट को अच्छे से समझ पाए। इस तरह से इस पूरे क्राइटेरिया का ये जो भी इनका प्लान था, ये था कि किसी भी तरह से हमें जन जागरण तक ये अपनी बात पहुंचानी है किसी तरह भी, कि फ्रांस में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से हमें बहुत सारे लोगों का, पूरे फ्रांस का एक साथ, हमें बोलते हैं ना एकदम मेजोरिटी में एकदम सहयोग मिल सके, हेल्प मिल सके, जिससे बहुत अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हो सके। तो इस तरह से अब यहाँ तक तो हमने अपनी दूसरी वाली हेडिंग को लगभग पूरा कर लिया है। अगली हेडिंग में जाने से पहले उसके थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, एक स्टार्ट है, प्री फेज है उसकी, उसको थोड़ा सा बता देते हैं, और बाकी एकदम बहुत अच्छे तरीके से अगली हेडिंग में हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या था, तो ऑल इवेंट को हमने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे सारे इवेंट को कनेक्ट कर लिया, तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो एक बार बता देते हैं। तो अंत में क्या हुआ कि रिवॉल्ट होना पड़ा, मजबूरी क्या बन गई थी कि रिवोल्यूशन करना पड़ा, तो ये था लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फॉर द टैक्सेस टू बी एबल मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट generated anger and protest against the system of the privileges and tax also। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना मुश्किल है, तो इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उसको दूर कर सकें। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम बहुत अच्छे से अपने काम को कर सके और आगे बढ़ सके। तो आप पढ़ते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।